Good morning, dear learners. You all must know that due to COVID-19 pandemic, we are learning through e-lectures and e-practicals for the subject 1004, that is communication skills in English, which is reintroduced in the new semester scheme by BTER, Board of Technical Education of Rajasthan, for diploma first year students of all the polytechnic colleges of Rajasthan. Idiomatic phrases topic is part of the communication skills lab. So basically this is an e-practical which we are doing today. We have already discussed and studied many idioms, idiomatic phrases and phrasal verbs in previous 3 or 4 lectures. But as I have told you earlier as well, that idioms are available in a great range. So we cannot, confine idioms in just 1 or 2 or 3 lectures. We need to know as many idioms as possible, because for a good learner, for a good speaker, and as well as for a great writer, it is very necessary to use such idioms and phrases in the language to break the monotony of language, to break its simplicity. Although we should always keep our language simple, but we can always make it more impressive by using idioms and phrases. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. Idioms, as we had already studied, what is an idiom? An idiom is a group of words or a phrase which has an intended meaning which is hidden. इडियम्स का हम लिटरल या शाब्दिक अर्थ नहीं निकालते हैं. इडियम्स का एक इंटेंडेड या हिडन मीनिंग होता है जिस वजह से इडियम्स को हम यूज़ करते हैं. So let's begin our today's e-practical on idiomatic phrases. The first phrase is sitting on the fence. Sitting on the fence means to not make a decision or take a side when presented with 2 or more choices. यदि किसी पर्सन के पास 2 या 2 से अधिक चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों, और वो किसी एक चॉइस को ना चूज़ कर पाए, किसी एक साइड को चूज़ ना कर पाए, कोई डिसीजन ना ले पाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं सिटिंग ऑन द फेंस. सिटिंग ऑन द फेंस मतलब जब आप न्यूट्रल पोजीशन में रहना पसंद करो और आप कोई एक साइड, कोई एक डिसीजन ना ले पाओ. फॉर एग्जाम्पल, इन अ ग्रुप डिस्कशन वन कैन नॉट सिट ऑन द फेंस. ग्रुप डिस्कशन में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फेंस पर नहीं बैठ सकते. सिट ऑन द फेंस मतलब वो न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रह सकते हैं. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो कोई साइड ना लें, वो कोई डिसीजन ना लें. उन्हें एक साइड फर्मली अपनी प्रेजेंट करनी होती है. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ सिटिंग ऑन द फेंस. नेक्स्ट, टू मिन्स मैटर्स. टू मिन्स मैटर्स मीन्स sugar coating or moderating one's language to be polite or avoid giving offense. अपने शब्दों को इस तरीके से मॉडरेट करना, इस तरीके से बदलना, या उन्हें इस तरीके से शुगर कोट करना कि हम हम्बल लगे, पोलाइट लगे, विनम्र लगे और सामने वाला ऑफेंड ना हो, यानी सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए. कुछ इस तरीके से अपनी बात को मॉडिफाई करना, अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करना. यानी यदि कोई कड़वी बात कहनी है, कोई बुरी बात कहनी है, तो उसे स्पष्ट ना कहते हुए उसे शुगर कोट करना, उसे बदलने की कोशिश करना, उसकी लैंग्वेज को बदलने की कोशिश करना, जिससे विनम्रता बनी रहे और सामने वाले को बुरा ना लगे. फॉर एग्जाम्पल, आवर प्रिंसिपल इज़ नॉट अ मैन टू मिन्स मैटर्स. हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो कि मैटर्स को मिन्स करें, यानी कि जो स्पष्ट ना बोलकर बात को अलग लैंग्वेज में बोलने का प्रयास करें.
विच मीन्स हमारे प्रिंसिपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन है. स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो जैसी बात हो उसको वैसा ही बोलना पसंद करते हैं. नेक्स्ट, एंड इन अ फियास्को. एंड इन अ फियास्को मीन्स एन अटर फेलियर. कुछ ऐसा करना जो कि पूरी तरीके से फेल हो जाए. ऐसा हमने पढ़ा था एंड इन अ स्मोक इन द प्रीवियस लेक्चर. इट इज सेम एंड इन अ फियास्को. बोथ the phrases mean the same, and utter failure. The Madagascar coup attempt ended in a fiasco. Madagascar coup का जो प्रयास था, जो अटेम्प्ट था, वो completely fail हो गया. So end in a fiasco and end in smoke both mean an utter failure. Next, a standing joke. A standing joke means a continuous subject for ridicule. यानी किसी का मजाक उड़ाया जाने के लिए एक सेम सब्जेक्ट होना, या लगातार किसी एक सब्जेक्ट पर या लगातार किसी एक बात पर किसी का मजाक उड़ाना. दैट इज अ स्टैंडिंग जोक. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर्स एब्सेंट माइंडेडनेस इज अ स्टैंडिंग जोक अमंग द कलीग्स. प्रोफेसर का जो एब्सेंट माइंडेड नेचर है वो एक स्टैंडिंग जोक है, यानी कि लगातार उस पर उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, लगातार उस पर उनका मजाक बनाया जाता है अमंग द कलीग्स, कलीग्स के बीच में. नेक्स्ट, गिव अ वाइड बर्थ टू. गिव अ वाइड बर्थ टू मीन्स कीप अवे और मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन और थिंग. दूर रहना या दूर रखना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से दूर रहना या उसे दूर रखना, ये इसका मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू स्ट्रे डॉग्स. जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो आवारा डॉग्स होते हैं, उनसे हमें हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए. नेक्स्ट, स्पिलिंग द बीन्स. स्पिलिंग द बीन्स मीन्स disclose a secret or reveal something prematurely. कोई राज खोल देना या कोई बात prematurely बता देना. intentionally नहीं है वो, मतलब आपने जानबूझकर नहीं किया, prematurely बातों ही बातों में आपने कुछ बता दिया, राज खोल दिए. For example, the young engineer was fired for spilling the beans about the new project to the competitor. यंग इंजीनियर को एक सीक्रेट डिस्क्लोज करने के चक्कर में, और वो सीक्रेट किस चीज़ से रिलेटेड था, अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, और किसके सामने डिस्क्लोज हुआ, टू द कॉम्पिटिटर. इस वजह से यंग इंजीनियर को फायर कर दिया गया. नेक्स्ट, गो द होल हॉग. गो द होल हॉग मीन्स डू समथिंग कंप्लीटली और थरली. कुछ पूरी तरीके से करना, थरली, कंप्लीटली करना. कोई भी काम हो उसको पूरी तरीके से पूरा करना. फॉर एग्जाम्पल, दे पेंटेड द किचन एंड देन डिसाइडेड टू गो द होल हॉग एंड डू द अदर रूम्स एज वेल. उन्होंने किचन पेंट किया और फिर डिसाइड किया कि वो काम पूरा ख़त्म करेंगे, और फिर उन्होंने रूम्स को भी पेंट करने का डिसाइड किया. सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ गो द होल हॉग. Next, sharp practices. Sharp practices means dishonest means, गलत तरीके. Unfair means dishonest means. For example, he amassed his wealth through sharp practices. उसने जो अपना धन इकट्ठा किया है, जो अपनी वेल्थ जोड़ी है, वो उसने dishonest means गलत तरीकों से, unfair means से जोड़ी है या कमाई है. नेक्स्ट, मेडन स्पीच. मेडन स्पीच मीन्स फर्स्ट स्पीच. किसी की पहली स्पीच को हम मेडन स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच. वो काफ़ी अच्छा बोला जबकि वह उसकी मेडन स्पीच थी, फर्स्ट स्पीच थी. तो फर्स्ट स्पीच को हम मेडन स्पीच भी कहते हैं. Next, make both ends meet. Make both ends meet means to earn
जस्ट इनफ मनी टू पे बिल्स, यानी इतना ही कमाना कि जिससे आप अपने 2 वक्त की रोटी कमा सके या 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट कर सके. दिस इज़ हाउ वी यूज़ मेक बोथ एंड्स मीट. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, most of the daily wage earners find it difficult to make both ends meet. कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी सारे जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो रोज़ कमा कर खाते हैं, उनके लिए अपने 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है. वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं कि अपने 2 वक्त का खाना भी अरेंज कर सके. So this is how we use make both ends meet in the sense of living, in the sense of arrangement of living or money. Next, too many irons in the fire. Too many irons in the fire means engaged in too many enterprises at the same time. एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए रहना, बहुत सारे काम में बिजी रहना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं टू मैनी आयरन्स इन द फायर. फॉर एग्जाम्पल, ही टर्न्ड डाउन द कंसल्टिंग जॉब. उसने कंसल्टिंग जॉब को ठुकरा दिया. ही फेल्ट ही ऑलरेडी हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर. उसे लगा कि पहले से ही वो बहुत सारे काम में बिजी है. तो टू मैनी आयरन्स इन द फायर हम तब यूज़ करते हैं जब एक व्यक्ति एक समय में बहुत सारे कामों में उलझा हुआ हो, मतलब बहुत बिजी हो. समवन हु इज़ वेरी बिजी एंड इज़ engaged in too many enterprises at the same time. Next, Achilles heel. Achilles heel means weak point. किसी का कोई वीक पॉइंट होना, कोई कमज़ोरी होना, उसको हम कहते हैं एशिलस हील. फास्ट बॉलिंग इज़ द एशिलस हील ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. फास्ट बॉलिंग इंडियन क्रिकेट टीम की एक कमज़ोरी है. इट इज़ द वीक पॉइंट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स फॉल्स स्टोरी. In the previous lecture we studied crocodile tears. Crocodile tears मतलब झूठे आंसू, false tears. In cock and bull story it means false story. ऐसी कहानी जो मनगढ़ंत हो, बिल्कुल झूठी हो. For example, my father can never be easily fooled by cock and bull stories. मेरे फादर को आसानी से झूठी कहानियों से फूल नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट. इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग, लिखित में. कोई भी काम, कोई भी दस्तावेज लिखित में होना, कोई डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि हमें रिटन मोड में हो. फॉर एग्जाम्पल, द बॉस हैंडेड डाउन द लीगल नोटिस इन ब्लैक एंड वाइट. बॉस ने लीगल नोटिस ब्लैक एंड वाइट में दिया, विच मीन्स लिखित में लीगल नोटिस दिया. सो ऑल योर बुक्स आर इन ब्लैक एंड वाइट. द ऑफिस नोटिसेस आर इन ब्लैक एंड वाइट. सो एनीथिंग विच इज इन रिटन मोड विल बी इन ब्लैक एंड वाइट. नेक्स्ट, गो अगेंस्ट द टाइड. Go against the tide means to oppose the majority. Majority से अलग जाना, जो भीड़ कर रही है उससे अलग कुछ करना. फॉलो ना करते हुए, विच मीन्स ब्लाइंडली फॉलो ना करते हुए, मेजॉरिटी का भी विरोध करके किसी नए रास्ते पर निकलना, एक अलग ही डिसीजन चूज करना. फॉर एग्जाम्पल, ओनली दोज who have courage and determination to go against the tide can lead a country to plenty and prosperity. केवल ऐसे लोग जिनमें करेज, साहस हो, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय हो, टू गो अगेंस्ट द टाइड,
विच मीन्स भीड़ से कुछ अलग करने का, अपना कुछ अलग डिसीजन लेने का। ऐसे लोग ही देश को प्लेंटी एंड प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, पिक अ होल इन कोट। पिक अ होल इन कोट मीन्स टू फाइंड फॉल्ट, किसी की गलती ढूंढना, किसी की फॉल्ट, किसी की मिस्टेक्स को ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, माई एनिमी इज वेटिंग फॉर अ चांस टू पिक अ होल इन माई कोट। मेरा एनिमी एक ऐसे चांस का वेट कर रहा है कि वो मेरी कोई कमी, कोई मिस्टेक, कोई फॉल्ट ढूंढ सके। नेक्स्ट, रूल्स द रूस्ट। रूल्स द रूस्ट मीन्स टू बी द बॉस एंड पावरफुल पर्सन। बॉस बनना या ऐसा व्यक्ति जो कि डिसीजन ले सके, इतना पावरफुल कोई पर्सन हो, उनके लिए हम यूज़ करते हैं रूल्स द रूस्ट। For example, in the committee, the secretary always rules the roost. कमिटी में सेक्रेटरी हमेशा रूल्स द रूस्ट, मतलब सेक्रेटरी बॉस होता है, ऐसा पावरफुल पर्सन होता है जो अपनी पावर को यूज़ करके डिसीजंस लेता है। सो समवन हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, समवन हु इज़ वेरी पावरफुल, समवन हु मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड समवन हु इज़ बॉसी, he will rule the roost. Next, all Greek. All Greek means incomprehensible. Incomprehensible मतलब जो समझ में ना आए, जो समझा ना जा सके। For example, his pronunciation was so bad that the speech he gave was all Greek to me. उसका pronunciation इतना ख़राब था, स्पीच जो भी उसने दिया वो मेरे लिए सब ग्रीक था। ग्रीक मतलब वो सब मुझे समझ में नहीं आया, इनकॉम्प्रिहेंसिबल था, मैं उससे कुछ भी ना समझ सका। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश और समवन इज़ नॉट वेरी फ्लुएंट इन हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज, then this language becomes incomprehensible to the person, so it becomes all Greek to the person, it becomes incomprehensible to the person. Next, put the cart before the horse. Put the cart before the horse means to reverse the order in wrong way. किसी क्रम को उल्टा कर देना, लेकिन गलत तरीके से उल्टा कर देना, जिससे उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए, मतलब जो काम है वो गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, washing the vegetables after being chopped is like putting the cart before the horse. वेजिटेबल्स को काटने के बाद धोना पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स के समान है, मतलब उसको हमने, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, पहले हमें वॉश करना चाहिए, उसके बाद चॉप करना चाहिए वेजिटेबल्स को, अदरवाइज उसके सारे वाइटामिन्स मिनरल्स पानी के साथ में फ्लो आउट हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो क्या हुआ, हमने ऑर्डर को रिवर्स किया लेकिन गलत तरीके से किया। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द इडियोमैटिक फ्रेज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट, drink life to the lees. Drink life to the lees means to get the best and most of life. लाइफ से सबसे अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा लेना मीन्स लाइफ को फुली एंजॉय करना। फॉर एग्जाम्पल, दे से, वो कहते हैं, जॉइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अगर लाइफ के पूरे मज़े लेने हैं, लाइफ के ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करना है तो आर्मी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, गिव अप द घोस्ट. गिव अप द घोस्ट मीन्स टू पास अवे और टू डाई. यदि कोई व्यक्ति मर जाते हैं, इफ समवन डाइज, देन वी यूज द फ्रेज गिव अप द घोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन गेव अप द घोस्ट लास्ट नाइट. जो ओल्ड मैन थे वो लास्ट नाइट, गेव अप द घोस्ट मीन्स वो लास्ट नाइट गुजर गए, ही इज़ नो मोर, ही डाइड yesternight. Next, carrot and stick. Carrot and stick means reward and punishment.
कैरेट स्टैंड्स फॉर रिवॉर्ड एंड स्टिक स्टैंड्स फॉर पनिशमेंट। यानी किसी को रिवॉर्ड भी देना और पनिशमेंट भी देना, इसको हम कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। फॉर एग्जाम्पल, द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है उस वजह से सभी ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होता है, उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, ग्रीज पाम। ग्रीज पाम मीन्स टू ब्राइब, किसी को रिश्वत देना। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू ग्रीज हिज पाम, जब तक तुम उसे रिश्वत नहीं दोगे, ही विल नॉट डू योर वर्क, वह तुम्हारा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली, ऐसा काम जो कि बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून, वो कभी कभार ही या बहुत रेयरली, बहुत कम ही छुट्टियां लेता है। नेक्स्ट, विदिन अ स्टोन्स थ्रो। विदिन अ स्टोन्स थ्रो मीन्स वेरी नियर, बहुत पास में होना। फॉर एग्जाम्पल, आवर हाउस इज़ विदिन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग। हमारा जो घर है वो रेड बिल्डिंग से काफ़ी करीब है, वेरी नियर टू द रेड बिल्डिंग। नेक्स्ट, ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स मीन्स हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस। बड़े उच्च स्तर के अधिकारियों से संपर्क में होना और फिर उन कॉन्टैक्ट्स के बारे में, उन कनेक्शंस के बारे में बात करना, उनकी तरफ हिंट करना इज़ indicated by using the idiomatic phrase drop names. For example, many young artists were dropping names at the party to impress the gathering. जो यंग आर्टिस्ट थे वे सभी पार्टी में गैदरिंग को, भीड़ को इम्प्रेस करने के लिए ड्रॉपिंग नेम्स हाई कनेक्शंस की तरफ हिंट कर रहे थे। Usually it is seen that to influence people, many people drop names to get the favor, to receive the favor. So favor लेने के लिए, impression के लिए people drop names, which means they hint at high connections, they hint towards their popularity, etc. Next, blue-eyed person. Blue-eyed person means favorite or a person treated with special favor. ऐसा पर्सन जो किसी का फेवरेट हो या जिसे काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता हो, स्पेशल फेवर किया जाता हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लू आइड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर अनाउंस्ड दैट शी हैड नो ब्लू आइड बॉयज़ इन द क्लास। टीचर ने अनाउंसमेंट किया कि क्लास में उसका कोई स्टूडेंट, कोई बॉय फेवरेट नहीं है या किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल फेवर नहीं किया जाएगा। सो नो ब्लू आइड मीन्स नो फेवरेट स्टूडेंट्स, नो फेवरेट बॉयज़, और nobody will be treated with special favor. And next and last for today's e-lecture is a storm in a teacup. A storm in a teacup means commotion over a trivial matter. बहुत ही insignificant, unimportant और a matter of little importance, बहुत छोटी सी बात पर बहुत बड़ा सा commotion होना, तिल का ताड़ बनाना जिसे हम हिंदी में कहते हैं. In that sense we use a storm in a teacup. For example, don't worry about the kids quarrel. बच्चों के झगड़े के बारे में चिंता मत करिए. It was just a storm in a teacup. वो बहुत ही insignificant matter है और उस पर इतना commotion, इतना बतंगड़ या राई का पहाड़ बनाने जैसा इशू नहीं है, which means it is a very insignificant matter.
It does not require attention. So, learners, these were a few idiomatic phrases that we learned today, and I hope you all are going through these videos and taking the maximum benefit you all can derive from these videos. Just not only read them, not only listen to me, but also try and use these idioms in your day to day language while writing and speaking. And if you are listening to someone who is using some phrases of words which intend to have a hidden meaning or are idiomatic phrases, you must go through dictionary or you must google it out to understand, to learn it, and to retain it in your memory, so that you can also use those idioms at the right time, at the right place, and make your speech more impressive and learned. Thank you very much.